और आप देख रहे हैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा। आज जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा की पूरी टीम आ पहुंची है साइबर सिटी यानी आपके शहर गुरुग्राम में। जी हाँ, हर बार हमारी कोशिश होती है, हम आपके मुद्दे उठाते हैं और आपकी आवाज़ जनता तक उठाते हैं। तो आज हम अपने इस खास मंच के जरिए, जिसका नाम है इमर्जिंग हरियाणा, और इस मंच के जरिए आज हम बात करेंगे गुरुग्राम की, साथ ही हरियाणा के तमाम मुद्दों को लेकर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन गुरुग्राम, जिस तरह से हम सभी जानते हैं कि गुरुग्राम साइबर सिटी के नाम से जाना जाता है, सबसे ज़्यादा विकास हरियाणा में गुरुग्राम में तेज़ी से हो रहा है। और ऐसे में ये देखा गया है कि गुरुग्राम में हर कोई आता है अपना सपना पूरा करने के लिए। लेकिन आज हम अपने इस खास मंच के जरिए ये जानेंगे कि गुरुग्राम के सपने कितने पूरे हुए, आखिर गुरुग्राम में विकास की जो रफ्तार है वो किस तरह से बढ़ रही है, कितनी इंडस्ट्रीज यहाँ पर आई, कितना रोजगार यहाँ पर मिला। तो चलिए बिना देर किए अपने इस खास प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा की खास पेशकश देख रहे हैं आप, और ये हमारा खास मंच आपके लिए तैयार है, इमर्जिंग हरियाणा। जोरदार तालियों से शुरुआत करिए आज के इस खास प्रोग्राम की। तो चलिए अब मैं शुरुआत करना चाहूंगी दीप प्रज्वलन से। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दीप प्रज्वलन से खास प्रोग्राम की हम शुरुआत अब करने जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं जी सलाम एडिटर से तारिक फरीदी जी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। जोरदार तालियों से स्वागत करिए। और हरियाणा डेप्यूटी एडिटर विनोद लामा जी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। आप दोनों प्लीज मंच पर आएं। और जो हमारे खास मेहमान हैं पहले सेशन के, उन्हें मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी दीप प्रज्वलन के लिए। कैप्टन अजय यादव, कांग्रेस लीडर, पूर्व मंत्री, प्लीज मंच पर आए। जोरदार तालियों से स्वागत करिए कैप्टन अजय यादव जी का, जो इस बीच हमारे बीच मौजूद हैं। साथ ही हमारे साथ एक और खास मेहमान हैं, हरियाणा टूरिज्म के चेयरमैन अरविंद यादव जी हैं। सबसे पहले दीप प्रज्वलन हम करते हैं और आज के इस खास प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं, और काफी शुभ होता है दीप प्रज्वलन। कैप्टन अजय यादव हमारे बीच मौजूद हैं और साथ ही हरियाणा टूरिज्म के चेयरमैन अरविंद यादव। जोरदार तालियों से स्वागत करिए। और अब दीप प्रज्वलन की शुरुआत हो रही है। तो बेहद ही खास मौका है आज का, और इस खास मौके की शुरुआत बेहद ही खास होना चाहिए। हमारे साथ हमारे खास मेहमान बने हुए हैं, इनसे हम आज की शुरुआत करेंगे, सेशन की शुरुआत करेंगे। लेकिन उससे पहले शुभ कार्य की शुरुआत देखिए जिस तरह और मैं चाहूंगी हमारे दोनों खास मेहमान, आप दोनों मंच पर बने रहिए। सर आप प्लीज
बैठे मंच पर मौजूद रहें कैप्टन अजय यादव जी और अरविंद यादव जी। और देखिए, पहले सेशन की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। मैं अपनी दोनों खास सहयोगियों को बुलाना चाहूंगी। हरियाणा डेप्यूटी एडिटर विनोद लामा जी, प्लीज आप मंच पर आए और खास पहले सेशन की शुरुआत करें। मेरी सहयोगी मनु तेवतिया भी हमारे साथ आ रही हैं और ये मेरे दोनों सहयोगी आज के पहले सेशन की शुरुआत करेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत करिए कैप्टन अजय यादव, कांग्रेस के लीडर हैं, पूर्व मंत्री हैं, और साथ ही उनके हरियाणा टूरिज्म के चेयरमैन अरविंद यादव। मेरे दोनों सहयोगी मंच पर पहुंच चुके हैं। हरियाणा डेप्यूटी एडिटर विनोद लांबा जी हैं और साथ ही मेरी सहयोगी मनु तेवतिया है। ओवर टू यू। शुक्रिया सुप्रीत। शुरुआत करते हैं सेशन की। और सर, सबसे पहले तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे शुरुआत हो रही है, एमर्जिंग हरियाणा है, और निश्चित तौर पर अगर मनु गुरुग्राम में बैठे हैं तो ये संभव नहीं है कि दक्षिण हरियाणा की राजनीति पर बात नहीं होगी। पहले दोनों गेस्ट से पूछ लेता हूँ, बस अब पैनल ठीक बन गया है ना? दोस्ती थी, लग रही थी जब आए थे आप लोग, पैनल ठीक बन गया है, खुलकर वार प्रतिवार हो पाएंगे कि सर नहीं हो पाएंगे? कैप्टन सर आपसे। कप्तान साहब मेरे बड़े भाई हैं। माइक ले लीजिए। कप्तान साहब मेरे बड़े भाई हैं, मैं इनका छोटा भाई हूँ। पार्टी कोई भी हो, कोई सामंजस्य में दिक्कत नहीं है। हमारा सामंजस्य बहुत पहले से बना हुआ है और आज हम उसको प्रूव भी कर देंगे। आप चिंता ना करिए, आप निश्चिंत रहिए। इस बात पे तो तालियां हो जानी चाहिए। जो भी बात होगी मुद्दों पे बात होगी। जो मौजूदा हालात हैं, जो मौजूदा परिस्थितियां हैं, उसके मुताबिक जो भी कोई बात होगी, अरविंद जी जो हैं हमारे रेवाड़ी से ही हैं और मैं समझता हूँ कि टूरिज़्म के चेयरमैन भी हैं और अभी इनको काफ़ी जिम्मेवारियाँ दे रखी हैं बीजेपी ने। तो जो भी कोई मुद्दा होगा उसको हम मुद्दे से भटककर बातचीत, आप भी कोई जो प्रश्न करें मुद्दे पे प्रश्न करें जी, उसका जवाब देंगे हम। बिल्कुल। कैप्टन साहब, एक लेगेसी है आपकी, तीसरी पीढ़ी भी लगातार राजनीति में है। अरविंद जी जैसे आपने इजाज़त दे ही दी है सर कि कैप्टन साहब से शुरुआत की जाए। कैप्टन साहब, एक लेगेसी है कि तीसरा परिवार, मतलब जो तीसरी पीढ़ी है, आपके बेटे भी इस समय मौजूदा विधायक हैं, पिताजी विधायक रहे और आप 6 बार विधायक रहे और तमाम पद आपने संभाले। सेना का भी आपको अनुभव रहा है, इसके अलावा वकालत भी की है। आज की राजनीति की बात करूं उससे पहले ये गुरुग्राम को बदलते हुए, मर्ज करते हुए हरियाणा को आपने देखा होगा, तमाम संवैधानिक पदों पर बैठे हुए। पहला रिएक्शन का मौका मनु मुझे लगता है कैप्टन साहब को ही देना चाहिए। 2023 है आज, कहां खड़ा है ये गुरुग्राम, कहां खड़ा है ये हरियाणा? देखिए, गुड़गांव जो है वो एक मिलेनियम सिटी है और स्वर्गीय संजय गांधी जी के समय में सबसे पहले मारुति यहाँ स्थापित की गई थी। और उसके बाद जो है जिस तरीके से मनमोहन सिंह जी ने जो आईटी सेक्टर को, और जो उनकी दूरदर्शिता थी कि उन्होंने मार्केट को जिस तरीके से ओपन किया, तो उससे बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज जो है गुड़गांव में आई। और क्योंकि एयरपोर्ट बहुत नज़दीक है, तो अगर आप देखेंगे दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी आईटी सेक्टर्स हैं, और सबसे बड़ी बात है कि जितने भी हमारे समय में जो उद्योग यहाँ स्थापित किए गए, वो नॉन पोल्यूटेंट उद्योग यहाँ स्थापित किए गए। चाहे आपके उद्योग विहार हो, चाहे आपके और जगह हो। इसके अलावा आपके नज़दीक IMT मानेसर है, वो यहाँ से 20 किलोमीटर ही है। वहाँ पर भी एक बहुत बड़ा IMT सेंटर केंद्र की वहाँ पर बनाया गया। वहाँ मारुति की, होंडा की, हीरो की और बड़ी बड़ी कंपनियाँ यहाँ स्थापित हुई। और ये जो आपका KMP है, इसका जो है पूरा आप देखिए कि ज़मीन एक्वायर करना, वो सारा काम जो है हमारी सरकार के दौरान हुआ। काम भी शुरू हो गया था लेकिन काम पूरा नहीं हो पाया, ये बात बिल्कुल सही है। तो गुड़गांव के अंदर हमने मेट्रो हम लेके आए यहाँ। अगर आप देखेंगे कि उधर बहादुरगढ़ तक, इधर जो है गुड़गांव तक, फरीदाबाद तक मेट्रो का हम लोगों ने जो है यहाँ विस्तार किया। जो आपका बहुत सारे सेक्टर्स वगैरह जो है यहाँ पर जो है बनाए गए।
अच्छे यहाँ पर शोरूम्स बनाए गए और मैं समझता हूँ कि दिल्ली के नज़दीक होने की वजह से गुड़गांव को एक बहुत बड़ा एज मिला और एक मिलेनियम सिटी के तौर पे यहाँ पर हुआ। और यहाँ पर पहले पानी की बहुत किल्लत थी, तो जब मैं इरिगेशन मिनिस्टर था तो हमने स्पेशल एक कनाल जो है गुड़गांव कनाल, उसके तहत हमने जो है पानी का यहाँ बंदोबस्त करवाया। तो जो परिस्थितियाँ हैं, जिन परिस्थितियों में हम छोड़ के गए थे और जो आज के दिन जो परिस्थिति है, जितना कुछ होना चाहिए था गुड़गांव में, जो पिछले 8.5 साल में जितना काम होना चाहिए था, उसका उल्लेख आप कहो तो मैं करूं या बाद में कर दूं? आप मुझे जब प्रश्न आप पूछेंगे। एक लाइन में बता दीजिए कि जो कंटिन्यूटी की ये बात की, राजनीति में मनु एक कंटिन्यूटी होती है, आपने कहा कि उस समय से लेकर गुड़गांव का पूरा इतिहास बताया। अरविंद जी आपके साथ बैठे हुए हैं, तो कुछ क्रेडिट तो 2014 ऑनवर्ड्स बीजेपी सरकार को भी आप दे सकते हैं। अरविंद जी माइक ले लीजिए, मैदान में उतरने का वक्त आ चुका है। कंटिन्यूटी का क्रेडिट दे रहे हैं कि नहीं? मैं एक छोटा रिएक्शन, मेरा यही कहना है, देखिए गुड़गांव में जो है एक पोल भी मेट्रो का आगे नहीं बढ़ा। 2014 के अंदर हम जहां मेट्रो छोड़ के गए थे वहीं मेट्रो वहीं की वहीं है। यहाँ का जो सिविल हॉस्पिटल है उसको डिमोलिश करने में 8.5 साल हो गए। एक यहाँ बेहतरीन सिविल हॉस्पिटल नहीं है जहाँ गरीब आदमी अपना इलाज करा सके। आप मैदानता है, यहाँ पर आपका अपोलो है, बड़े बड़े अस्पताल हैं। ओल्ड गुड़गांव में आप चले जाएं तो जाम में फंस जाएंगे आप। आपके पास जो है अगर ट्रेन भी छूट जाएगी लेकिन जाम की स्थिति बहुत बुरी है। अरविंद जी मंच मैंने खोल दिया, आपको कभी भी इंटरप्ट करना हो बीच में आप कर सकते हैं। और मनु कुछ कह रही है? बस स्टैंड जो है, बस स्टैंड जो अभी यहाँ का गुड़गांव का है, उसकी फेंसिंग कर दी गई है, मतलब कि आप बस स्टैंड के अंदर नहीं जा सकते हैं। ठीक है, मतलब कुल मिला के आप कह रहे हैं कि जो आप छोड़ के गए थे उससे और बदतर स्थिति में नहीं, गुरुग्राम को पहुंचा मुझे दिया। 2 मिनट और दे दीजिए। हाँ प्लीज। बस स्टैंड जो है उसकी फेंसिंग कर दी है, बस स्टैंड नहीं बना। सिविल हॉस्पिटल नहीं बना। आपका यूनिवर्सिटी जो है, मैंने रेवाड़ी में इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी अपने समय में 2008 में मैंने स्थापित कर दी थी, लेकिन गुड़गांव के अंदर जो है यूनिवर्सिटी नहीं है, मेवात में यूनिवर्सिटी नहीं है। तो यूनिवर्सिटी जो कांकरोला में बन रही है उसको बनते हुए आज 8 साल हो गए हैं, उसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ। शिक्षा के ले लीजिए, चिकित्सा ले लीजिए, जितनी उम्मीद थी हमें गुड़गांव से, ठीक है, उतना कार्य नहीं हुआ। अरविंद जी आप इस पर जवाब दे दीजिए, फिर मैं आपके विभाग से देखिए, जुड़ा मैं सवाल पहले तो कप्तान साहब को बधाई देना चाहूँगा कि विपक्ष के नेता की जो भूमिका होती है वो बहुत अच्छे तरीके से आप उसको निभा रहे हैं। आप बधाई के पात्र हैं कप्तान साहब। मैंने तो इस पूरे गुड़गांव का, वो गुरुग्राम छोटे से गांव से लेके और गुरुग्राम बनने तक का मैं साक्षी हूँ। समय के साथ, क्योंकि देश में आज़ादी के बाद 50 साल के लगभग तो कप्तान साहब की पार्टी का ही राज रहा है। 5 साल केंद्र के में वाजपेयी जी की सरकार को 6 साल छोड़ दिए जाए या 2014 के बाद का कार्यकाल देखा जाए तो आज गुड़गांव ही नहीं, आप लोगों को मैं और नई जानकारी दूंगा कि जीएसटी कलेक्शन के अंदर गुड़गांव नंबर 1 है, फरीदाबाद नंबर 2 है, रेवाड़ी नंबर 3 है। ये दक्षिण हरियाणा के तीनों शहर जो है वो जीएसटी कलेक्शन में 1st to 3rd तक हैं ये। और जितना विकास का है, क्योंकि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये तो सबने, जो नई पीढ़ी है उन्होंने भी इस उभरते हुए गुड़गांव को देखा है कि पहले गुड़गांव की क्या हालत थी। आज जिसको अभी कप्तान साहब मिलेनियम सिटी बता रहे थे, वो पिछले 8 साल का कलेक्शन आप देख लें और 8 साल से पहले का कलेक्शन इस गुड़गांव का देख लें, 8 साल के बाद का विकास इस गुड़गांव का देख लें, 8 साल से पहले का देख लें। यहाँ कप्तान साहब रेवाड़ी के 6 बार विधायक रहे, उससे पहले पिताजी रहे, अब बेटा विधायक है। उसी रेवाड़ी तक जाने में गुड़गांव के लोगों को कितनी तकलीफ होती थी वो मेरे बड़े भाई उसका आकलन कर लें। यानी जो स्थितियाँ बनी हैं मनोहर लाल जी के नेतृत्व में प्रदेश में या केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व के अंदर, जितना डेवलपमेंट हुआ है, और ये डेवलपमेंट नहीं है, आपने आज के इस कार्यक्रम सिविल का हॉस्पिटल को लेकर भी वो सवाल पूछ रहे हैं, वो सिविल हॉस्पिटल को लेकर भी सवाल पूछ रहे हैं। हाँ जी, सिविल हॉस्पिटल देखिए ऐसा है कि विकास कोई एक पैमाना विकास का नहीं होता।
विकास विभिन्न पैमानों पर विकास होता है। जिसकी बात कर रहे हैं, यहाँ मेडिकल कॉलेज की नींव रखी जा चुकी है इसी गुड़गांव के अंदर। गुड़गांव के अंदर इतने बड़े बड़े मेडिकल के हब बने हुए हैं कि सिर्फ गुड़गांव के लोग नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लोग नहीं, दुनिया के लोग यहाँ इस गुड़गांव के अंदर इलाज कराने के लिए आ रहे हैं। एक छोटे से सिविल हॉस्पिटल की बात को कप्तान साहब कर रहे हैं। ये मेडिकल चेयरमैन साहब, मूल सवाल जो हम दोनों एंकर्स का था वो ये था, मैंने बिल्कुल मौका दिया था बैलेंस, कॉन्टिन्यूटी की बात की थी। जिन का आप जिक्र कर रहे हैं या आप जिक्र कर रहे हैं, मैं तो फिर भी बैलेंस होके पूछ रहा था कि एक कॉन्टिन्यूशन में कहीं ना कहीं प्रोसेस चला है। जिन चीज़ों का आपने चेयरमैन साहब जिक्र किया, क्या सिर्फ 2014 से है, उससे पहले ये हालात नहीं थे? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 50 साल कांग्रेस ने राज किया है तो कांग्रेस का कंट्रीब्यूशन नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। जो पार्टी सत्ता में होती है वो अपनी तरफ से पूरा प्रयास करती है। फर्क विजन का ताली बजवा देता हूं आपके लिए, और क्योंकि नेशनल डिबेट्स और तमाम चीजें देखते होंगे, ये दर्शकों में इंप्रेशन जरूर मनु जाता है कि कोई भी गलत काम हुआ है तो नेहरू जी ने किया है। ये एक प्रोस्पेक्ट भी कहीं ना कहीं नेशनल प्रोस्पेक्ट में चल रहा है, लेकिन आज कम से कम हरियाणा के मंच पे ये आप कह रहे हैं, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं कि कहीं ना कहीं कॉन्टिन्यूशन में प्रोग्राम चलता है। कैप्टन साहब, आप कुछ काउंटर करना चाह रहे थे? देखिए, ऐसा है, मैंने, अरविंद जी मेरे साथी हैं, हालांकि वैसे तो ये गुड़गांव से इनका ताल्लुक नहीं है। गुड़गांव से ताल्लुक तो राव इंद्रजीत का होना चाहिए, राव इंद्रजीत को यहाँ होना चाहिए था, जिससे मैं प्रश्न करता, उनसे मैं प्रश्न करता कि आपने मेट्रो का विस्तार क्यों नहीं किया, आपने सिविल हॉस्पिटल यहाँ पर क्यों नहीं बनवाया, आपने एम्स जो है माजरा के अंदर आपने 2015 में घोषणा करवाई थी मुख्यमंत्री जी से, उसका काम शुरू क्यों नहीं हुआ। डिफेंस यूनिवर्सिटी जो बिनौला में जिसका 2 बार पत्थर रख दिया जा चुका है, उसका काम शुरू नहीं करवाया। तो आप जो है ऐसे व्यक्ति को बैठाते जो गुड़गांव से जिसका ताल्लुक है, जहां पर हम बैठे हैं। अरविंद जी जो हैं वो रेवाड़ी की बात कर सकते हैं, रेवाड़ी की बात करें तो रेवाड़ी की बात है, मजबूत आदमी है बीजेपी के, बता सकते हैं सक्षम मैं ये नहीं, और राव इंद्रजीत जी के खास दोस्त हैं, ये फीडबैक भी लेके आए होंगे। सुन तो लीजिए, कप्तान साहब मुझे रेवाड़ी का बता रहे हैं तो कप्तान साहब अपन रेवाड़ी की बात कर लेते हैं दोनों मिलके। आपको यदि राव इंद्रजीत को करना था तो जो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे उनको बुलाना चाहिए था, पर यदि उस तरीके की मानसिकता थी तो फिर आप जितना मेरा अधिकार रेवाड़ी से आके गुड़गांव में उतना ही आपका भी है। आपने भी रिप्रेजेंटेशन 6 बार रेवाड़ी का ही किया, गुड़गांव का नहीं किया, तो वो कोई विषय नहीं है आपका। कोई बैठे हैं, हम लोग प्रदेश की राजनीति करते हैं और प्रदेश की राजनीति को कहीं की भी बैठ के, और हम देश के मुद्दों पर भी सजग राजनीतिज्ञ हैं हम लोग, पूरे देश के मुद्दों पर भी हम बहस कर सकते हैं। ठीक है, मुझे लगता है अब आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, देखिए बात सुनिए, इन्होंने यहाँ GMDA बनाया। GMDA का मतलब ये था कि तमाम जितनी भी जो आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो एक्शन पब्लिक हेल्थ है, वो आपका बिजली बोर्ड हो, सब उसके नीचे काम करें। लेकिन GMDA की कोई उपलब्धि है यहाँ पर? कोई GMDA ने अब तक जो है जो काम करना चाहिए था, जिस गति से काम करना चाहिए था, आप देखिए हाईवेज है। अभी मैं अतुल कटारिया चौक से मैं इधर आ रहा था, कोई रिफ्लेक्टर नहीं है। अगर आप वहाँ से एंटर करेंगे तो अंधेरे में घुप हो जाएंगे, आप कहीं जाकर गाड़ियाँ कई जो हैं अतुल कटारिया चौक पे जाके टकराएंगे। तो सेफ्टी प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी। हाईवेज आपने बनाए हैं, मैं गडकरी जी को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं, जिनको इन्होंने किनारे पे लगा दिया है, इनकी पार्टी ने, जिन्होंने हाईवेज को बनाया, NH11 बनाया। लेकिन आज अगर NH48 की हालत आप देखें, आज जगह जगह जाम लग रहे हैं। जहाँ तक रेवाड़ी की बात है, मैं वहाँ से 6 दफ़ा MLA बना हूँ। मैंने वहाँ इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी बनवाई, मैंने वहाँ लड़कियों का कॉलेज वहाँ मैंने बनवाया, मैंने खरखड़ा के अंदर बॉयज कॉलेज बनवाया, मिनी सेक्रेटरिएट, रेवाड़ी जो जुडिशियल ना सर, आप लोकसभा चुनाव भी लड़ते हैं इससे। कप्तान साहब 6 बार विधायक रहे हैं, 30 साल का लंबा कार्यकाल आपका रहा है, और यदि आपने 2, 4, 5, 6 चीजें 30 साल के अंदर बना दी तो कोई ऐसा बड़ा भारी काम नहीं हो गया। हम तो 8 साल का रिकॉर्ड देने के लिए बैठे हुए हैं। कमाल की बात है। मैं तो और इस मीडिया के माध्यम से हम पूरे इलाके को बताना चाहते हैं कि हमने 8 साल में क्या किया। आप बता दीजिए कैप्टन साहब, एक मिनट कैप्टन साहब, जब आप बोलते हैं बीच में नहीं बोलता। कैप्टन साहब एक मिनट, तो मेरी बात सुनिए, आप सुनिए, आप 4 काम बड़े बता दीजिए, फिर आप देख लीजिएगा रिएक्ट। अभी सरकार इनकी है, इनकी जवाबदेही आपसे ज्यादा होनी चाहिए। नहीं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, चिकित्सा के क्षेत्र में जो हॉस्पिटल जो रेवाड़ी में बना था, वो हम बना के गए थे, उसमें केवल लिफ्ट लगानी थी, इन्होंने केवल लिफ्ट लगाई। मेरी बात सुनिए, ये मेरे से बता दें कि शिक्षा के क्षेत्र में गुड़गांव और रेवाड़ी में क्या बड़ा काम किया, चिकित्सा के क्षेत्र में इन्होंने कौन सा बड़ा काम किया, मेट्रो के क्षेत्र में कौन सा बड़ा काम किया।
मुझे जो है जो मूल सुविधाएं जो प्रदान करनी चाहिए, एक काम बहुत बढ़िया किया है इन्होंने। एक तो रेस्ट हाउस जो है बहुत बढ़िया बनाया है गुड़गांव का, एक इनके दफ्तर बहुत बढ़िया बने हैं बीजेपी के। बाकी जो है जो जनता के हित की बात हो, ठीक है, जो जनता के हित की बात हो, ठीक है, आप मुझे बता दीजिए क्या ये गुड़गांव सबसे ज्यादा कहते हैं जीएसटी गुड़गांव भरता है, जीएसटी आप गुड़गांव सबसे ज्यादा लेते हैं, लेकिन यहाँ एक बेसिक नेसेसिटी बस स्टैंड नहीं है। ठीक है, ठीक है अजय जी, अब जवाब ले लेती हूँ। अरविंद जी, चिकित्सा को लेकर, शिक्षा को लेकर, और क्योंकि आप हरियाणा पर्यटन के अध्यक्ष हैं, पर्यटन को लेकर भी अब बताइएगा। देखिए, अभी कप्तान साहब ने खुद ही गडकरी जी को बधाई दी अपने कमेंट्स के साथ। तो जो हालत मैंने पहले भी कहा कि जो स्थिति गुड़गांव से रेवाड़ी जाने की थी, आज वो स्थिति के अंदर 1-2 फ्लाईओवर हैं जिस पे काम चल रहा है, तो उसके कारण थोड़ा डाइवर्शन रहता है। दिक्कत होगी जब चलती रोड भी चलेगी और काम भी होगा। तो ये सारे के सारे जितने भी फ्लाईओवर बने हैं ये कप्तान साहब का राज जाने के बाद के हैं। जिसकी बात कर रहे हैं, अभी एम्स की बात कर रहे थे कि एम्स का नई शुरुआत हुई, लेकिन एम्स की अनाउंसमेंट हुई, एम्स की डीपीआर बनी है, एम्स की जमीनी की रजिस्ट्री हुई है, क्योंकि ये बहुत बड़े प्रोजेक्ट है, समय लगने वाले प्रोजेक्ट हैं। एक दिन के अंदर हथेली पे सरसों आप नहीं उगा सकते हैं। और मैं कप्तान साहब को विश्वास दिलाता हूँ, कप्तान साहब जिस नींव का पत्थर हमने रखा है वो इमारत भी हम ही खड़ी करेंगे, उसमें कोई किसी को शक शुबा नहीं होना चाहिए। मतलब 2024 में फिर से आ रहे हैं आप? निश्चित तौर पे देश की जनता मतदाता लेके आएगा। ऐसा है मैं आने वाला कौन होता हूं, देश की जनता निर्णय करेगी कि देश की जनता के लिए नरेंद्र मोदी जी ने देश में बनाएंगे तो फिर और वापस आना मनोहर लाल पड़ेगा जी ना। ने प्रदेश के अंदर यदि जो लोगों की अपेक्षाओं पर खरे उतरे हैं, तो 2024 में निश्चित तौर पर वो तो इबारत दीवार के ऊपर लिखी हुई दिखाई दे रही है, हर एक मतदाता को लिखी दिखाई दे रही है कि 2024 में क्या होने वाला है। मैंने इनसे पॉइंटेड पूछा था कि चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और आपके मौलिक जो अधिकार जो होते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज के बारे में, रेवाड़ी के अंदर नहीं, इसमें गुड़गांव के अंदर जो पानी भरता है उसके बारे में, ये बात कर रहे हैं एम्स पानी की समस्या एम्स है की कि बात नहीं है कर रहे हैं, गुड़गांव? कप्तान साहब, जिसकी मैं वो भी- पानी की समस्या है कि नहीं वो भी जवाब दे है? दे- बोट मैं वो चलती भी- हुई देखी, मैंने- सेक्टर 10 की एक लाइट का इंसिडेंट बताऊं मैं आपको, सिविल हॉस्पिटल का। एक मैं सर आप ही की सुनिए। बात को आगे बढ़ा रहा हूं। नहीं, मैं मेरे पॉइंटेड क्वेश्चन थे। मैं चाहता हूं कि जो मेरे पॉइंटेड क्वेश्चन है, मैं गुड़गांव की बात कर कप्तान रहा हूं, साहब वही मैंने जवाब रेवाड़ी की दिया बात है। छोड़ दीजिए। मैंने आपके सवालों का रेवाड़ी की आप बात नहीं छोड़ समझ दीजिए ना। पाए। आप रेवाड़ी की बात छोड़ मैं- दीजिए। कहाँ की बात करेंगे आप? मैं गुड़गांव की बात कर रहा हूँ। गुड़गांव आप में इमर्जिंग हरियाणा की हम उस पर बैठे हुए हैं, ये उभरता हुआ हरियाणा इनका आज थीम इन्होंने रखा हुआ है। तो गुड़गांव और रेवाड़ी का पानी कोई की अलग करके समस्या आप नहीं जल देख भराव सकते। की है। मेरा सवाल है, मैं एंकर हूं, मनु हमारे साथ एंकर है, मेरा सवाल है कि गुरुग्राम की जो तस्वीर है, जाम की समस्या, थोड़ा सा पानी बरस जाए, ऊपर राम जी की कृपा हो जाए तो यहाँ के जो लोग हैं ना, उनकी मुसीबत खड़ी हो जाती है। पानी जल भराव को लेकर जो तस्वीरें गुरुग्राम से आती हैं, इस मिलेनियम सिटी की जो तस्वीर खराब करने का काम करती हैं, आप उससे सहमत हैं? और उस पर आपकी सरकार ने क्या किया? देखिए, ऐसा है विनोद जी कि जितनी बड़ी आबादी इस गुड़गांव की पिछले 1990 से लेके और 2023 तक पिछले ये 25-30 साल के अंदर बढ़ी है। यानी अच्छा किया सुनिए, तो आपकी इसके- सरकार ने मैं किया, बताता हूं, बुरा आप किया मेरा तो सवाल पुरानी मेरा सरकारों सवाल ने मेरे किया। सवाल का जवाब सुन लीजिए आप। जितना विकास की दृष्टि से जिसकी आप सीवरेज की बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत पुराना था, नया भी बहुत कुछ हुआ है, लेकिन वजन इतना बढ़ता जा रहा है गुड़गांव के ऊपर, तो समय के साथ जितना विकास होगा, जितनी बिल्डिंगें बढ़ेगी, जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी, वो कहीं ना कहीं रोड के ऊपर हर जगह, आप पूरे देश की बात कर रहे हैं, आप किसी छोटे से छोटे की बात कर रहे जीएसटी हैं, तो गुड़गांव की क्यों बात जीएसटी करते बढ़ हैं? रहा है, लेकिन इसमें इतना- पॉपुलेशन का दोष है सर। पॉपुलेशन तो है, तो पूरे देश पॉपुलेशन की के समस्या है। मुकाबले कितने गुरुग्राम की हाईवे, इमेज को कैसे बचा? कितनी सर, मेरा कनेक्ट- सवाल सर मेरा बड़ा विनम्र सवाल है, मेरा बड़ा विनम्र सवाल है। इतनी मल्टीनेशनल कंपनीज का मनु यहाँ जिक्र होता है, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, लेकिन अगर गुरुग्राम की एक खबर में नेशनल परिप्रेक्ष्य में पूछ लूं ना आपको, तो सबसे बड़ी खबर जब ही बनती है जब कैप्टन साहब जल भराव यहाँ बड़ी समस्या है, नहीं है, इस पर बात होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, बात तो जब बैठे हैं तो हर एक पे होनी चाहिए। कप्तान साहब क्या कहेंगे? बात होनी चाहिए, हर एक पे होनी चाहिए। जी मैं जवाब देता हूँ। जी देखिए, ऐसा है, मिलेनियम सिटी है और हमारे लिए गुड़गांव ताज है हरियाणा का। मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। आप सिवाय आपका डीएलएफ का जो गोल्फ कोर्स रोड है, इसके अलावा आप किसी कोने में चले जाइए, आप अंसरल में चले जाइए, आप मेलबो टाउन में चले जाइए, आप
सोना साइड चली जाइए, सब जगह जल भराव की दिक्कत है। आपका सोल्यूशन सर हो गया। सर अब राजनीति पे आते हैं, बहुत सवाल हैं। मनु, 2-3 राजनीतिक सवाल पूछ लेते हैं। कैप्टन साहब, सीधा सवाल, सटीक, आपसे बड़ी भाईचारा है, बातचीत होती रहती है। अगला चुनाव 2024 का, लोकसभा की तैयारी, चिरंजीव सेट हो चुके हैं, विधायक बन चुके हैं, क्या तैयारी रहेगी, किस तरह की राजनीति? और मैं कैप्टन साहब से पूछूं, खुद की क्या तैयारी, और सामने किस ओपोनेंट को चाहेंगे कि वो सामने आए आपके? लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूं। देखिए, लोकसभा चुनाव में जो है, जो यहाँ के सांसद हैं, उनके पास गिनने के लिए कोई उपलब्धि नहीं है। वो मोदी जी के हवा में जो है 2014 में बाजी पार करके 2019 में पुलवामा अटैक हुआ, आप सब जानते हैं, पुलवामा अटैक हुआ था। उसके बारे में सतपाल मलिक जी ने सारी पोल खोल के रख दी है कि किस प्रकार से वहाँ पर हेलीकॉप्टर नहीं दिए गए। 2500 ये सारी चीजें तो है सबकी आप नॉलेज सुन तो- में, लेकिन जब आप- राव इंद्रजीत साहब का खुद का भी एक वजूद है, जिस वजह से उन्हें कहा जाता है कि 2-3 लोकसभा और कई विधानसभाओं में उनका असर होता है। नहीं, सुन तो पूछ लीजिए है ना। उनकी पार्टी में। सुनते लीजिए, पुलवामा अटैक की वजह से, और जो इन्होंने वहाँ पर बालाकोट में जो स्ट्राइक किया, उसके बारे में सतपाल मलिक ने क्या कहा कि प्रधानमंत्री 2 घंटे तक जो है टाइगर शो देख रहे थे और 2 घंटे तक जो है उससे दूर रहे। उसके बारे में सेशन आगे भी बढ़ाना है, इस लंबी बात इस पे होगी, लेकिन सर आपसे अगर मैं पूछूं, कई अनुभव रहे, कई चेयरमैनी देखी आपने और टिकट की दावेदारी थी, लेकिन आपको तो विरोधियों की जरूरत नहीं है, आपको तो पार्टी में ही रोकने वाले बहुत हैं। चेयरमैन साहब से सवाल। देखिए विनोद जी, मैं भारतीय जनता पार्टी जब से बनी है तब से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पे काम कर रहा हूँ, और आपको इस मंच से बताऊं कि मैंने आज तक कभी दावेदारी नहीं की। ये कटु सत्य जिसको नहीं मानोगे, मैंने आज तक जाके किसी से ये नहीं कहा कि मुझे टिकट दे दो। पार्टी हमारे बारे में निर्णय करती है कि क्या करना है। अच्छा, मन में तो रहता होगा? नहीं, मन में तो स्वाभाविक है, हमको आजकल तो मन में तो साधु संतों बार सुधा में यादव मन जी में- तो राजनीतिक पहुंच चुकी कार्यकर्ता हैं। है, एक हमारे मन बार में क्यों नहीं दर्शकों होगा? से मैं कहूंगा सुधा यादव जी का भी एक बार राजनीतिक स्वागत। कार्यकर्ता मैं एक हैं। बार चेयरमैन साहब, क्योंकि ये बात जो बड़ा महत्वपूर्ण 2 कमेटी है ना, सुधा यादव जी दोनों में है, तो यहाँ से कोई मैसेज है जो कमेटी में टिकटें अनाउंस होती है, सीधा जाएगा। अगला सेशन सुधा यादव जी का ही है, मांग लो, आज खुल के मांग लो, मौका है। नहीं नहीं, मैं तो सुधा जी के सामने ये बता रहा हूँ कि सुधा जी ने भी जाके टिकट नहीं सामने, मांगी। सामने। पार्टी ने जब भी दी है सुधा जी को टिकट, मैं उसका भी गवाह हूँ। सुधा जी को बुला के कि आप आपको टिकट चुनाव डिसाइड आपको करवाने चुनाव वालों लड़ना में। है, पार्टी ने आज तक सुधा जी भी मांगने नहीं गई। हम लोगों की परंपरा ही नहीं है मांगने की। हम लोग उस पीढ़ी के और उस परंपरा के लोग हैं कि हम लोग जाके कोई दावा नहीं करते, कोई मांगने का काम नहीं करते। मैं इस मंच से मजबूती से ये बात कैप्टन बोल रहा साहब, हूँ। 2024 को लेकर तमाम बातें हो रही हैं। हरियाणा में कांग्रेस भी बड़े जोर शोर से नमज मारी। 2 आखिरी सवाल ले लेते हैं बस। मैं सीधा आपसे पूछता हूं, 2024 का परिप्रेक्ष्य, कांग्रेस कितनी मजबूती से खड़ी है, किन मुद्दों पे सरकार को घेर के आप अपना दावा करते हैं? देखिए, ऐसा है, मैंने आपको पहले ही बोला, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा एक्सर्विसमैन है। जो हमारा एरिया है, अग्निपथ योजना लेके आ गए, उसको लेके जो नौजवानों में बहुत बड़ी भारी उसमें विरोध है इस बात का कि जो मोदी जी ने पहली रैली जो है 2014 में रेवाड़ी में की थी, वहाँ वायदा किया था 1 रैंक 1 पेंशन का, लेकिन अब इनका क्या है, नो रैंक नो पेंशन। मैं आर्मी में रहा हूँ, मैं 4 साल में 1 साल तो आपकी 6 महीने की आपकी ट्रेनिंग, 6 महीने की आपकी छुट्टी, फिर उसके बाद आपको अगर आर्टिलरी अगर आप उसमें, मैं उसमें था आर्मड कोर में, टैंक में अगर आर्टिलरी में जाएंगे तो वहाँ ट्रेनिंग होगी। जब तक वो ट्रेनिंग पूरी करेगा जब तक बाहर हो जाएगा। 75% आप बाहर कर रहे हैं। जो 75% लोग बाहर जाएंगे वो क्या करेंगे? तो ये जो संशय है, अब ये कहते हैं कि साहब भर्ती लोगों की लाइन लग रही है। ये भर्ती जो लाइन लग रही है, जो भर्ती जो लोगों की लाइन लग रही है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 4 साल के बाद जब वो बाहर जाएंगे तब उनको कहाँ एडजस्ट करें? ये कहते हैं कि हम पैरामिलिट्री फोर्सेज में लगेंगे। क्या पैरामिलिट्री फोर्सेज में इतनी जगह है? तो हमारे यहाँ पहले 5,000 क्या जो है, वाकई ये मुद्दा बन सकता है 2024 के लिहाज जनता से? की अजय यादव जी? अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है लोकतंत्र सबसे में। सबसे और बड़ी मेरी बात ये शुभकामनाएं है, हैं कप्तान सबसे साहब बड़ी के जो साथ। मुद्दा है महंगाई का है, हाँ, बेरोजगारी का है। हाँ। महंगाई कितनी कमर तोड़ है, बेरोजगारी कितनी जबरदस्त है हरियाणा के लोकसभा अंदर। के सर, मैं हरियाणा का जानना चाह रहा हूं, जिस तरह से दौरे हो रहे हैं, क्या कांग्रेस के नेताओं को, आप बड़े वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस में, आपका व्यू आना बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं एक लास्ट कमेंट दोबारा पूछना चाह रहा हूं आपसे। 2024 के विधानसभा चुनाव, मुझे भी पता है बहुत वक्त है, लेकिन माहौल राजनीति का ऐसा है कि जैसे कि चुनाव बिल्कुल 2 महीने बाद ही है।
आप अगर कुछ कहना चाहते हैं 2024 विधानसभा चुनाव को लेकर और कांग्रेस की तैयारियों को लेकर, वो एक स्पेसिफिक चीज आप बताएं। नहीं देखिए, कांग्रेस जो है पूर्ण रूप से तैयार है। कांग्रेस जो है अगर सत्ता में आती है तो हम मेट्रो का विस्तार भी हम करेंगे। हम ये जनता से वायदा कर रहे हैं। हम मेवात में यूनिवर्सिटी बनाएंगे। हम मेवात में वहाँ पर रेल की सीटी सुनने के लिए लोग तरस रहे हैं। रेल की सीटी आज तक वहाँ नहीं बजी। हम ये चाहेंगे कि यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल जो है बेहतरीन सिविल हॉस्पिटल बने। काकरोला के अंदर यूनिवर्सिटी है वो पूर्ण रूप से बने। हम जो है जिसकी हमने नींव रखी है उसका हम काम पूरा करके गए हैं। ठीक है अरविंद जी, चाहे बस वो क्योंकि यूनिवर्सिटी समय की कमी है। अब अरविंद जी बस लास्ट कमेंट आप। देखिए, कप्तान साहब जो है मुंगेरी लाल के सपने देखने की आदत है कांग्रेस वालों को, तो वो देखें। लोकतंत्र में जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है और अब ज़्यादा समय भी नहीं रहेगा, 1 साल के अंदर चुनाव आ गया। और मेरी शुभकामनाएं है कि कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर लोकसभा में कप्तान साहब आएँ और जो इनके सपने हैं उन सपनों को हम मजबूती के साथ जनता के सहयोग से, मतदाता के सहयोग से, ये राहुल गांधी जी के नाम पर वोट मांगने के लिए आए और हम नरेंद्र मोदी जी के नाम पर वोट मांगेंगे और इस जनता की अदालत का जो फैसला होगा वो कप्तान साहब नरेंद्र मोदी जी और उसको जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, 2 घंटे तक टाइगर शो देख रहे हैं और 40 जवान सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए। उसके बारे में उनको परवाह नहीं थी। हेलीकॉप्टर प्रदान नहीं किया गया, हेलीकॉप्टर प्रदान नहीं किया। राष्ट्रवाद की बात करते हैं। आरएसएस के लोग हैं, जो आरएसएस के लोग हैं, देश की आजादी में इनका कोई योगदान नहीं है। अगर यह योगदान है तो कांग्रेस का योगदान है। इनके आरएस के लोगों ने हमेशा अंग्रेजों के सामने सलूट मारा, क्वीन एलिजाबेथ को सलूट मारा है। इनका इतिहास जो है, इनका इतिहास है माफी नामे का इतिहास है। वो नंबर पे छोड़ देते हैं। ये कहना कि मुरारीलाल के सपने ले रहे हैं, मैं 6 दफा एमएलए बनाऊं। ठीक है, मुझे लगता है ये वार पलटवार तो चलता ही रहेगा। और आप मुझे बता रहे हैं कि मैं मुरारीलाल के सपने ले रहा हूँ। 5 लाख वोट लिए थे मैंने पिछली बार। अच्छी बात है। ये आप लोगों ने जो शहीदों के ईश्वर करे आपके फिर दोबारा शहीदों की चिताओं के ऊपर जो इन्होंने राजनीति पुलवामा अटैक में की थी, उसकी वजह से चुनाव जीते। उसकी वजह से चुनाव जीते। पुलवामा अटैक में जो 40 जवान शहीद हुए, क्या उनके बच्चे नहीं थे? क्या उनको हेलीकॉप्टर क्यों नहीं प्रदान किया गया? क्यों हेलीकॉप्टर दिया गया उन केवल सिविल के लोगों को? जितने शहीद, उनकी लाश के ऊपर राजनीति करी। गुजरात में लाशों में राजनीति करी। ये लोग और मुझे कह रहे हैं मुरारीलाल के सपने देख रहे हैं। जितनी कमजोर, अब सुनिए आप मेरी, अब आप बोलिए, अब मुझे भी मौका दे दीजिए कि जितना आप ये बात नहीं कहेंगे मुरारीलाल के सपने देख रहे हैं। खत्म कर रहे हैं सेशन। कैप्टन साहब, कैप्टन साहब, कैप्टन साहब, कैप्टन साहब, कैप्टन साहब सुनिए ना। कैप्टन साहब हमारी तो सुनिए सर, सुनिए सर। ये बात ठीक नहीं है। ये कहना कि मुरारीलाल के सपने ले रहे हैं, इस प्रकार की भाषा नहीं। ठीक है, मुझे लगता है आज ये जनता फैसला कर देगी। सेशन खत्म कर लेते हैं। कहने का मतलब क्या है कि मुरारीलाल ठीक है, ठीक है, 5 लाख वोट लिए मैंने, 5 लाख। ठीक है, जनता फैसला कर देगी। मुझे करते हैं, मतदाताओं से अपील करते हैं। अगली बार भी ये आखिरी जो बात है कर रहे हैं। चेयरमैन साहब, बस चेयरमैन साहब धन्यवाद। चेयरमैन साहब बहुत बहुत शुक्रिया। कैप्टन साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हम कोई जज अदालत नहीं है, एक माध्यम है, मीडिया है, वो हम सवाल पूछने की अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। बात था मौका 2024 का, बात इधर उधर थोड़ा बहुत निकलती है। अब ये जनता की नहीं, जनता की अदालत में छोड़ देते हैं। जनता पर छोड़ ले रहे दीजिए। हाँ। ये क्या मतलब छोड़ कहने देते का? हैं, अगला 6 दफा एमएलए बना, मेरा बेटा एमएलए है। ठीक है, ठीक है, मुझे नहीं, मुझे लगता है अजय जी, आप खुद पर भरोसा रखिए और जनता पर भी। ठीक है, ठीक है अरविंद जी, ठीक है अजय जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस सेशन में शामिल होने के लिए। ओवर टू यू सुप्रीत। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद।